हमारी पूरी जिंदगी एक झूठ है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। ये है गूगल मैप्स, जिसमें हम पृथ्वी के अलग अलग देशों की जियोग्राफी देख सकते हैं कि वहां पर कैसी जमीनें हैं, कहां पर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं तो कहां पर बड़ी बड़ी खाइयां हैं। और इन्हीं गूगल मैप्स की मदद से हम जब समुद्र की ओर देखते हैं तो हमें वहां भी कई किलोमीटर सतह के नीचे सेम जियोग्राफी देखने को मिलती है। कहीं पर बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस है तो कहीं पर वैलीज एंड ट्रेंचेस यानी कि खाइयां मौजूद है। पर क्या हमें यहाँ पर बेवकूफ बनाया जा रहा है? वेल, मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि समुद्र की इन गहराइयों तक ना तो सूरज का प्रकाश पहुंचता है, ना ही हम इंसान और ना ही हमारी सैटेलाइट्स के सिग्नल्स यहाँ तक पहुंच पाते हैं। ऑल्सो ये क्वेश्चन इसीलिए भी उठता है क्योंकि हमारी कई रिसर्च ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि अभी तक हमने ओशियंस को केवल 5% ही एक्सप्लोर किया है और अभी भी 95% भाग अनएक्सप्लोर्ड है। तो आखिर हम इन्हें देख कैसे पा रहे हैं? क्या समुद्र के तल का ये मैप असल में फेक है जिसे गूगल मैप हमें दिखा रहा है, या फिर कहानी यहाँ पर कुछ और ही है? well, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि आखिर कैसे हम बिना देखते हुए भी ओशन की गहराइयों को देख सकते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हाउ डीप इज आवर ओशियंस। देखो दोस्तों, ओशन की मैपिंग सच में बहुत ही मुश्किल है, खासकर इसीलिए क्योंकि ये अनइमेजिनेबली काफी ज्यादा गहरे हैं। अच्छा चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि आप एक स्कूबा डाइवर है और बिना किसी इक्विपमेंट के समुद्र में एक गहरी डाइव लगाने वाले हैं। आप समुद्री सरफेस से अपना सफर शुरू करते हैं। अभी आप समुद्र में केवल 10 मीटर नीचे ही पहुंचते हैं, लेकिन अभी से आपको अपने अराउंड चारों ओर बॉडी पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर फील हो रहा है, लेकिन आप इसे इग्नोर करते हैं एंड नीचे बढ़ते चले जाते हैं। अब आप समुद्र में 100 मीटर नीचे तक आ चुके हैं। वैसे बहुत कम इंसान है जो इतना गहरा डाइव लगा सकते हैं, लेकिन ये किया जा सकता है। बट इससे आगे का सफर वेल ट्रेन्ड स्कूबा डाइवर ही लगा सकते हैं। इसी साल 2023 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए आर्नोल्ड जेराल्ड ऐसे पहले इंसान बने जिन्होंने बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के ऑलमोस्ट 13 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वाटर प्रेशर के बीच 122 मीटर्स तक की डाइव लगाई थी। लेकिन अगर इक्विपमेंट लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर एंड अदर नेसेसरी थिंग्स जैसे इंस्टेंट मेडिकल सपोर्ट जैसी चीजों को ऐड भी कर लिया जाए, तब भी समुद्र में इस गहराई से आगे जाना काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। अहमद गावर इस दुनिया के इकलौते ऐसे डाइवर है जो ऑलमोस्ट 10 सालों की मेहनत के बाद भी ऑलमोस्ट 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच 332.35 मीटर की डीपेस्ट डाइव ही लगा पाए हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यानी इससे नीचे आपके लिए जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक सबमरीन है तो आप अपना ये अंडर वाटर सफर जारी रख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आपके चारों ओर केवल अंधेरा है क्योंकि समुद्र की इस गहराई तक सूरज का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता। लेकिन इसके बावजूद आपको कई जगह पर कुछ चमकती रोशनी देखने को मिल जाएंगी। वैसे उनके करीब जाने की कोशिश मत करना क्योंकि ये समुद्र के वो मॉन्स्टर्स है जो आपकी पूरी की पूरी सबमरीन को निगलने की क्षमता रखते हैं। अब इन्हें हम कहते हैं जायंट स्क्विड्स, जो 300 से 1000 मीटर्स की समुद्री गहराई में रहते हैं। अब समुद्र में हर कुछ 100 मीटर के बाद पूरी बायोडाइवर्सिटी काफी बदल जाती है। समुद्र में आपको कई ऐसे जीव देखने को मिलेंगे जो कई बार लगता ही नहीं है कि वो इस प्लैनेट के हैं। अब दोस्तों, समुद्र में रहने वाले इन एलियन एनिमल्स पर हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो अराउंड 800 मीटर्स डीप जाने के बाद आपको अब अपनी सबमरीन में भी परेशानियां आने लगेंगी। समुद्र की ये गहराई दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बराबर है, जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ सरफेस से 80 गुना ज्यादा तक पहुंच जाता है। इसीलिए अब एक नॉर्मल सबमरीन में तो आप इससे आगे का सफर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। पर अगर आपके पास रशियन मिलिट्री सबमरीन 941 अक्विला क्लास है तो अब आप दोबारा अपने सफर को जारी रख सकते हैं क्योंकि ये सबमरीन ओशन में 1220 मीटर्स तक जा सकती है। अब इससे आगे जाने के लिए आपको काफी एडवांस सबमर्सिबल की जरूरत पड़ेगी जो हंड्रेड्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल सके। इन शॉर्ट, अब हम केवल इन्हीं सबमर्सिबल के जरिए आगे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। अब हम समुद्र में ऑलमोस्ट 3800 मीटर की गहराई पर पहुंच चुके हैं। ये वही गहराई है जहां पर टाइटैनिक का मलबा मौजूद है एंड ओशियन गेट टाइटन सबमर्सिबल भी यहीं पर इम्प्लोड हुआ था, जहां का वाटर प्रेशर 375 से लेकर 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाता है। वैसे आपको लग रहा होगा कि हम काफी गहराई में आ चुके हैं, पर मैं आपको बता दूं कि अभी हम समुद्र के डीपेस्ट रीजन द चैलेंजर डीप के कंपैरिजन में केवल 30% की गहराई पर है, क्योंकि समुद्र में मौजूद कई वैलीज एंड ट्रेंचेस ऐसी है जो एवरेज सी फ्लोर डेप्थ से कई गुना ज्यादा गहराई तक जाती है।
नाउ फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट ओशियनिक पॉइंट मरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11,034 मीटर्स तक जाती है, जो कि ओशियन सरफेस से अर्थ के सबसे ऊंचे माउंटेन की 8,849 मीटर हाइट से भी ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि अगर इसमें पलटकर माउंट एवरेस्ट को फिट भी कर दिया जाए ना, तब भी इसमें वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा जैसी 800 मीटर्स की 3 बिल्डिंगें फिट हो सकती है। यानी इसमें कोई भी शक नहीं है कि ओशन इनक्रेडिबली डीप एंड स्कैरी है, एंड इसीलिए इन्हें एक्सप्लोर करना एंड इनके बॉटम तक पहुंच पाना इतना चैलेंजिंग एंड मोस्ट केसेस में इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड ओशन फ्लोर का 80% से ज्यादा हिस्सा तो ऐसा है जहां तक ना तो लाइट पहुंचती है, ना ही हम इंसानों या उनके द्वारा बनाई गई सैटेलाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, जो कि एक लाइट फॉर्म में ही होते हैं। अब इसीलिए तो हम अपने प्लैनेटरी ऑर्बिटल सैटेलाइट के जरिए अर्थ से अरबों किलोमीटर दूर मौजूद मार्स एंड वीनस जैसे प्लैनेट्स की ऑलमोस्ट 100% सरफेस को मैप कर चुके हैं, लेकिन हमारे खुद के प्लैनेट अर्थ के ओशियन को हम 25% से भी कम मैप कर पाए। और यही कारण है कि हमारे पास ओशियन फ्लोर के मैप्स नहीं है। लेकिन जरा रुकिए, मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे पास ओशियन फ्लोर के मैप्स नहीं है। अब जब हम गूगल मैप्स को देखते हैं तो हमें ओशियन में बड़े बड़े माउंटेन्स, पहाड़ियां, खाइयां और ज्वालामुखी दिखाई देते हैं और हम हर ओशियन के फ्लोर्स को देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब हमने सी फ्लोर को अभी तक मैप ही नहीं किया है, तो आखिर ये सब कहां से आया? गूगल मैप्स को कैसे पता कि ओशियन फ्लोर कैसा दिखता है? उसे ये कैसे पता कि जापान के पास समुद्र के नीचे इतने बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस है, या फिर इंडियन ओशन के पास इस तरह का ओशियन फ्लोर है? हाउ डू वी रियली मैप द सी फ्लोर? दोस्तों, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, वो दिमाग हिला देने वाला है। सो एज आई सेड बिफोर कि कोई लाइट या फिर हमारे सैटेलाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ओशियन फ्लोर तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिक केवल ओशियन सरफेस यानी कि समुद्र की ऊपरी सतह को देखकर ही उसके कई किलोमीटर नीचे मौजूद सरफेस के स्ट्रक्चर्स का पता लगा लेते हैं कि वहां की ओशियन सरफेस कैसी दिखती होगी। और दोस्तों, ये पॉसिबल होता है ओशियन सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड में हुए माइनर चेंजेस को मेजर करके। मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए तो जिस ओशियन सरफेस यानी कि समुद्र की ऊपरी सतह को हम हमेशा फ्लैट मानते हैं ना, वो ओशियन सरफेस कभी फ्लैट होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर की समुद्री सरफेस भी काफी हद तक उसके नीचे की सरफेस से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं ओशियन सरफेस के नीचे माउंटेन्स मौजूद है ना, तो वहां पर समुद्री सरफेस का पानी भी थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, जो ऑलमोस्ट उसके नीचे के माउंटेन के शेप के स्ट्रक्चर में होता है। या फिर अगर ओशियन में कहीं पर कोई ट्रेंच और वैली हो, तो वहां का ओशियन सरफेस भी नीचे की ओर थोड़ा सा दबा हुआ होगा, बिल्कुल उसी ट्रेंच और वैली की ही तरह। वैसे ये चेंज काफी माइनर होते हैं, जिन्हें ह्यूमन आई से तो डिटेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इन्हें सैटेलाइट की मदद से ओशियन सरफेस पर भेजी जाने वाली रडार पल्सेस के जरिए मेजर किया जा सकता है, जिससे हम ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि असल में वहां का ओशियन फ्लोर कैसा दिखता होगा। और दोस्तों, इसी टेक्नोलॉजी के जरिए गूगल मैप वो ओशियन फ्लोर्स का अंडर वाटर 2D मैप बनाता है, जिसमें हम ओशियन फ्लोर की वो प्रिडिक्टेड सरफेस देख पाते हैं, जिसे अभी तक हमारी कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर कैमरा देख नहीं पाया। लेकिन दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी की कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम इससे केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ओशियन फ्लोर के नीचे किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, पर उनकी हाइट या डेप्थ क्या होंगी, या अगर वहां कोई खाई है तो आखिर वो कितनी ज्यादा गहरी है, वहां की बायोडाइवर्सिटी कैसी है, इन सब सवालों के जवाब हमें इस टेक्नोलॉजी से नहीं मिलते। इसीलिए हम ओशियंस को और बेहतर तरीके से नापने के लिए और भी कई टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करते हैं, जो हमें ओशियन फ्लोर का ऑलमोस्ट 3D मैप बनाकर दे पाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 3D मैप। तो देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी जिसका नाम था एको साउंडर। व्हाट इज एन एको साउंडर एंड हाउ डज इट वर्क? दोस्तों, ये जहाजों के नीचे की ओर लगाए जाने वाले डिवाइसेस थे, जिनके जरिए समुद्र में नेविगेट करते हुए ये डिवाइस वर्टिकली समुद्र तल की ओर कई साउंड वेव्स भेजती रहती थी। और क्योंकि हम जानते हैं कि पानी में साउंड की स्पीड ऑलमोस्ट 1480 मीटर्स पर सेकेंड रहती है, इसीलिए जब ये साउंड वेव्स पानी से होते हुए समुद्री तल तक पहुंचती है और फिर टकराकर वापस शिप में लगे एको रिकॉर्डर तक पहुंचती है, तब उनके ट्रांसमिट एंड रिसीविंग टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। एंड नाउ वी हैव द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड द टाइम इट टुक टू कम बैक। तो अब हम सिंपली डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम से समुद्र के उस हिस्से की गहराई को मेजर कर लेंगे। ये टेक्निक काफी सिंपल है,
बट साथ ही साथ ये काफी कारगर भी है। इसीलिए इसकी मदद से हम काफी एक्यूरेटली वाटर डेप्थ मेजर्स कर सकते थे। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी कि इससे हम बहुत ही कम साउंड वेव्स ही भेज पाते थे, वो भी एक काफी नैरो रीजन में, जिससे हम समुद्र में काफी छोटे या फिर कहूं कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हिस्से को ही मैप कर पाते थे, जो कि उस शिप के मूव होने के साथ साथ एक लाइन की तरह बनता था। इन शॉर्ट ये मैप इतने छोटे थे कि ये ज्यादा कुछ काम के नहीं थे। इसीलिए साल 1950s तक इस टेक्नोलॉजी से हम केवल कुछ सी रूट्स के अलावा ओशन फ्लोर के किसी और रीजन का 3D मैप तैयार नहीं कर सके थे, क्योंकि इसकी डेप्थ की तरह इन ओशन का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है। याद है ना कि अर्थ का 71% रीजन ओशन से ही ढका हुआ है। अब हमें एक अपडेट की जरूरत थी एंड ये पॉसिबल हो पाया 1960s में, जब एक कंपनी जिसका नाम सी बीम था, उन्होंने इन एको साउंडर्स डिवाइस को कई अपडेट्स के साथ रीडिजाइन किया और मल्टी बीम एको साउंडर्स डिवाइस टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, जिसके चलते अब हम केवल ओशन डेप्थ को ही नहीं बल्कि ओशन में नीचे की ओर मौजूद अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लाइक फिशेस, सबमरीन्स या फिर सरफेस कंपोजिशन लाइक हार्ड रॉक्स, माउंटेन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते थे, जिसके लिए अब ये डिवाइस रिफ्लेक्ट होकर आने वाली एकोज के टाइम को मेजर करने के साथ साथ उनकी स्ट्रेंथ को भी मेजर करते थे। जैसे किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर आने वाली एको जितनी ज्यादा हार्ड होंगी, वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही ज्यादा हार्ड होगा। ऑल्सो अलग अलग मल्टीपल एकोज के ऑब्जेक्ट से टकराकर एको साउंडर तक आने पर इन्हें जोड़कर एक फुल पिक्चर भी बन जाती है, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट के 3D फुटप्रिंट को बना लेते हैं और आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो कोई फिश है, कोई माउंटेन है या फिर कोई सबमरीन है। इसके अलावा आज के और एडवांस एको साउंडर्स की साउंड वेव्स बीम की विड्थ भी 12 से 25 डिग्रीज की होती है, जो इतनी एडवांस है कि इसकी मदद से अब हम हर मिनट में 600 पल्सेस समुद्र के एक बड़े हिस्से को मैप करने के लिए एक साथ भेज सकते हैं और टाइम टू टाइम रिफ्लेक्ट होकर आने वाली एकोज को मेजर करते हुए एक बड़े रीजन का कनेक्टेड 3D मैप बना सकते हैं। लेकिन क्या आप गेस कर सकते हैं कि इन सब के बावजूद हमने अभी तक कितने ओशन फ्लोर को मैप किया होगा? 100%, 90% या 50%? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखना, और जवाब लिख दिया है तो इसका आंसर है 24.9%। नाउ आई नो काफी ज्यादा शॉकिंग बात है कि इतनी एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड इन एको साउंडर्स डिवाइस का ऑलमोस्ट हर एक जहाज में प्रयोग करने के बावजूद अभी तक हम केवल और केवल 25% ही ओशन फ्लोर को मैप कर पाए हैं। वैसे इतनी देर से हम ओशन फ्लोर को मैप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर हमें ओशन को मैप करने की जरूरत ही क्या है? Why do we need ocean maps? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही कहा कि समुद्र हमारी लाइफ लाइन है। दुनिया में होने वाली 70% से ज्यादा ट्रेड्स आज ओशंस के जरिए ही होती है। यहाँ तक कि जंग के दौरान भी सी रूट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड दुनिया के ज्यादातर डिजास्टर्स भी समुद्र में आने वाली सुनामी, स्टॉर्म्स एंड सी लेवल राइजेस के जरिए ही होता है। ऐसे में हम ह्यूमंस को अपनी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारे ओशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता हो। इसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए भी ओशन फ्लोर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओशन फ्लोर्स के एक्यूरेट मैप हमारे लिए गेम चेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि जिन एलिमेंट्स को हम काफी रेयर मानते हैं ना, या फिर जो बायोफ्यूल्स को हम अर्थ सरफेस पर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका मानते हैं, वो अभी भी समुद्र की सतह के नीचे इतनी भरपूर मात्रा में मौजूद है कि उनसे हमारी और कई हजार सालों तक की नीड्स फुलफिल हो सकती है। वैसे भी आपको याद है ना कि अर्थ का 71% वही समुद्र है जो आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। इसके अलावा कई बार कई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है जिससे हमें समुद्र में कई बड़े बड़े रेस्क्यू सर्च मिशन चलाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइटैनिक का पानी में डूबना, या फिर सबसे रिसेंट एग्जाम्पल फ्लाइट MH370 का समुद्र के ऊपर से गायब हो जाना। अब इस तरह की घटना में हमें ये पता तो होता है कि ये समुद्र में कहीं डूब चुके हैं और कहीं ना कहीं समुद्री फ्लोर में मौजूद है, लेकिन जैसा कि हमने अपने पूरे वीडियो में समझा कि समुद्र फ्लोर कोई प्लेन सरफेस नहीं है, बल्कि वहां पर बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस एंड खाइयां मौजूद है, जहां पर इंसानों द्वारा बनाए गए बड़े से बड़े हवाई जहाज या फिर शिप आसानी से छिप सकते हैं। एंड यही रीजन है कि हमें टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने में 70 साल लग गए थे और MH370 फ्लाइट का मलबा तो हमें आज तक मिला ही नहीं है। और ये सिचुएशंस कुछ अलग हो सकती थी अगर हमारे पास ओशन के एक्यूरेट 3D मैप्स होते। वैसे फ्लाइट MH370 की इस मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस पर हम एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आए के बटन पर जाकर देख सकते हो, ओशियंस 2030 प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, ओशन फ्लोर्स के 3D मैप्स की इंपॉर्टेंस को समझते हुए साल 2018 में कई इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम
ओशियन 2030 रखा गया। इस प्रोजेक्ट का गोल है कि साल 2030 तक वो पूरे ओशियन फ्लोर को 800 मीटर्स पर पिक्सल के रेजोल्यूशन तक मैप कर लेंगे। और जो सी रूट्स हमारे कांस्टेंट यूज में आते हैं ना, उन्हें तो ये केवल कुछ मीटर्स के रेजोल्यूशंस तक मैप करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स ये अपनी किसी एक शिप के जरिए साल 2030 तक इस वास्ट ओशियन को फुल्ली मैप नहीं कर सकते। इसलिए ये काफी क्लेवरली दुनिया की कई बड़ी बड़ी शिपमेंट कंपनी एंड इवन मिलिट्री के साथ टाई अप कर चुके हैं, जो इन्हें अपनी शिप्स के ट्रैवलिंग के दौरान एको साउंडर्स द्वारा रिकॉर्डेड सी फ्लोर डेटा 3D मैपिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये काफी कम समय में ही वर्ल्ड वाइड शिप्स के एको साउंडर के डेटा को कलेक्ट करते हुए ओशियन सरफेस को मैप करते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या साल 2030 तक ये 100% ओशियंस को मैप कर पाएंगे? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां भी हम इसी तरह के वैल्यूएबल एजुकेशनल रील्स को अपलोड करते रहते हैं। तो अभी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।